अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है ना, उसको पढ़ने से पहले हमें सरसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप का एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। सही है, ताकि फिर हमें वो कंसेप्ट यानी कि वो सिंटेक्स हमें समझ में आ सके कि उसका क्या मतलब है। अच्छा, उसको समझने के लिए हमें करना ये है कि हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ऑब्जेक्ट पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप पढ़ी थी, उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि एंटिटी कोई चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, जिसकी कोई प्रॉपर्टीज और उसके कुछ एक्शंस हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। सही है, उस एंटिटी का जो डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। वो ऑब्जेक्ट फिर हमने क्रिएट किया था, वो कैसे किया था, लेट ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली उसकी टाइप डिफाइन की थी, नेम आया था, कॉलर टाइप, और उसके बाद हमने उसमें वैल्यू रखना शुरू की थी, की पे वैल्यू, यानी कि मे बी उसमें था प्राइस थी, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, उसमें कुछ फंक्शंस भी थे, कुछ हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी उसकी, और कुछ एक्शंस डिफाइन किए थे। सही है, उसके बाद जो है उसकी प्राइस है, उसका कलर था, और भी इस तरह की चीज़ें थी एंड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। सही है, फिर हम उसकी यहाँ पे टाइप डिफाइन कर रहे थे, और इसको हम ये कह रहे थे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक एंटिटी को। अच्छा, नॉर्मली जो ऊप है ना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला जो हमने क्रिएट किया है, इसके स्टाइल में कोड लिखने को, यानी कि इसमें कोड लिखने को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि एंटिटी की शक्ल डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट से, और एंटिटीज की शक्ल चूंकि ऑब्जेक्ट से डिफाइन होती है, कहना वो ये चाह रहा है कि जितना भी एंटिटीज के रिलेटेड कोड है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्ट्रक्चर या उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं या उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक लिखा जाए, यानी कि वो कोई रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है वो कोड लिखना होता है अपना, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। सही है, अच्छा, मेनली उसकी जितनी बातें घूमती हैं वो इस ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमती हैं, कि यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट में डाटा स्टोर कर रहे हैं किसी एंटिटी का, इसको हम किस तरह से बेहतर डिफाइन करें, क्या काम करें, क्या ना करें, क्या क्या चीजें, तो अल्टीमेट सब कुछ उसका घूमता है ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सही है, अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिए। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी मतलब रिफाइंड फॉर्म है, ये जो मैंने यहां पे डिफाइन कर दी है ना, ये इसकी आउटपुट है किसी भी एंटिटी की। मतलब ये मैंने यहां पे लिखा है, मैं कहता हूं ये कार एंटिटी की आउटपुट है। आउटपुट मतलब उसकी एग्जीक्यूटेड शक्ल है कि उसकी कितनी प्राइस है और उसकी कितनी, उसका कलर कौन सा है, या उसमें और भी मल्टीपल हमारे पास कीज आ सकती हैं। ये इसकी एग्जीक्यूटेड फॉर्म है जिसके अंदर उस कार के रिलेटेड सारा डाटा मौजूद है। अच्छा, इसकी पैसिव फॉर्म भी होती है, ये समझो इसकी एक्टिव फॉर्म है कि जिसमें एक्चुअल एक कार का डाटा पड़ा हुआ। अच्छा, इसकी एक पैसिव शक्ल भी होती है जिसके अंदर हम उस कार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, वो जो स्ट्रक्चर है वो इस पर्टिकुलर कार जिसकी प्राइस 234 और इसका कलर रेड है, वो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वो स्ट्रक्चर किसी भी कार को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या बात समझ में आई? इस वक्त जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है ये है एग्जीक्यूटेड फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, एक्चुअल कार की हालत, एक्चुअल कार का डाटा। हम इसकी एक पैसिव शक्ल बना सकते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, भाई कार में ये चीजें होंगी। बात समझ आ रही है आपको? क्या मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया ना, जब हमने बनाया था ये डाटा स्ट्रक्चर, उस वक्त हमने इस कार की एक्चुअल हालत बना ली थी, यानी कि कार का एक्चुअल डाटा स्टोर कर लिया था। अब मैं इस कार की पैसिव हालत भी बनाना चाह रहा हूं। पैसिव हालत मतलब जिसमें हम इस कार के बारे में स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, वो एक्चुअल इस कार को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जिसका कि कलर रेड है, जिसकी प्राइस ये है,
वो किसी भी कार का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। समझो हमने कार का ढांचा बनाना है, उसकी शेप बनानी है कि कार किस तरह की होती है, एक्चुअल में वो कार नहीं होगी, सही है, उसको हम बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है, क्लासेस। उसको क्या बोलते हैं? क्लास। तो उसका नाम हम रख लेते हैं क्लास कार। उसका नाम क्या रख लिया हमने? कार, क्लास कार। सही हो गया? अच्छा, अब मेरी जो कार है, अभी के लिए इसमें मैंने सिर्फ दो चीजें रखी हैं, प्राइस और कलर। अब मैं इसको नीचे ले आता हूं यहां पे, और ये मैंने बना दिया, डाटा डायरेक्टली खुद से लिख दिया। अच्छा, अब इसकी शेप क्यों बनानी है? मतलब एक्चुअल में हमें ऑब्जेक्ट ही बनाना है, जो कि ये ऑब्जेक्ट है, उसकी टाइप भी डेफिनेटली डिफाइन करनी है और ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्चुअल में हमने ये काम करना है, लेकिन इससे पहले मैं उस कार की शेप बनाना चाहता हूं। शेप क्यों बनाना चाहता हूं? ताकि मैं जितनी भी इस तरह की कार बनाऊं, उसमें कोई प्रॉपर्टी ज्यादा या कम ना लिख दूं, उसमें कोई मैं ऐसी शेप लेवल पे गलती ना कर दूं। तो पहले मैं उस एंटिटी की शेप बनाऊंगा कि ऐसी चीज होगी। जैसे फैन एक एंटिटी है, तो फैन की पहले अगर कोई बंदा कॉपी पे इसको ड्रा कर ले शक्ल, और फिर एक्चुअल में इस पे इंजीनियरिंग होगी ये बने, तो अब हमने उसकी शक्ल यानी कि कॉपी पे ड्रा करना है कि ये कार कैसी होगी। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, ये कार कैसी होगी, यानी कि क्लास एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये आपने बोलना नहीं है। एक एंटिटी को, एंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और एक्शंस होते हैं, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। तो क्लास एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो कार एक एंटिटी है, इस तरह लैपटॉप एक एंटिटी है, इसी तरह जो है वो फैन एक एंटिटी है, और लाइट्स एंटिटी है, लॉट ऑफ अदर फैक्ट्स। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूं, ये जो कार है, इसकी जो शेप है वो कैसी होगी? इसके अंदर एक होगी की प्राइस, उसकी टाइप होगी नंबर, सही है, और उसके अंदर वैल्यू होगी, मतलब अगर कोई इनिशियल वैल्यू आपने रखनी है, नहीं रखनी तो वेल एंड गुड। मैं कहता हूं उसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, सही है। अच्छा, इसी तरह कोई कलर की प्रॉपर्टी होगी, उसकी उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, उसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, मैं बोल देता हूं मे बी नॉट डिफाइन, कुछ भी ऐसा मैंने रख दिया उसमें। अच्छा, अब ये मैंने एक एंटिटी कार डिफाइन कर ली, सही है, लेकिन उस एंटिटी की ये जो मैंने शेप डिफाइन की है, ये कोई भी एक्चुअल कार्ड नहीं, ये सिर्फ शेप है कि इसमें ये दो चीजें होंगी, अगर कोई फंक्शन होंगे तो वो भी इसमें डिफाइन हो जाएंगे, सही है। तो अभी मैंने सिर्फ दो चीजें रखी, तो डेफिनेटली कार बनानी है, उसमें गियर भी आएंगे, उसमें ब्रेक्स आएंगी, उसमें टायर्स आएंगे, उसमें स्टॉप रन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कार के, लेकिन हम वो सारे डिफाइन नहीं कर रहे अभी के लिए, हमने दो सिर्फ चीजें डिफाइन कर ली, सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कार है, इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जब हम एक एक्चुअल कार बनाने लगे हैं, यानी कि जिसका कलर रेड होगा, जिसकी प्राइस 2, 3, 4 होगी, ये कार हम बनाने लगे, और जो ऊपर डिफाइन किया है ये कोई कार नहीं है, ये कार की शेप है, शक्ल है उसकी, कि कार ऐसी होगी, कैसी होगी, उसमें दो कीज होंगी, अभी के लिए हम ये डिफाइन करें। अच्छा, अब जो हम ये कार का ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं, कार ऑब्जेक्ट, अच्छा पहले हमने क्या किया था, खुद से ये बना लिया था, कार का ऑब्जेक्ट इक्वल टू डाल के समथिंग, तो डेफिनेटली मैं इसकी टाइप तो डिफाइन करने में स्टिल इंटरेस्टेड हूं, लेकिन इसके साथ अब ये जो ऑब्जेक्ट मैं खुद से बना रहा था ना, ये वाला, ये मैं खुद से नहीं बनाऊंगा, ये मैं बोलूंगा न्यू, मुझे एक न्यू कार बनानी है, न्यू मतलब न्यू नहीं, न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। देखो ये एक शेप है, मैं कहना चाह रहा हूं इस कार की शेप वाला एक ऑब्जेक्ट मैंने न्यू बनाना है, तो न्यू कार।
अच्छा, अब ये करेगा क्या, ये कार ऑब्जेक्ट बना देगा मुझे। अच्छा, उस कार ऑब्जेक्ट में क्या होगा, दो कीज होंगी, प्राइस एंड कलर। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज कौन सी होंगी, जो हमने ऊपर डिफाइन किया स्टैटिक वैल्यूज, जीरो और नॉट डिफाइन। लेकिन हम डेफिनेटली ऐसी कार थोड़ी बनाएंगे जिसकी प्राइस जीरो और उसकी कलर नॉट डिफाइन हो। तो इसका मतलब हम इसके अंदर वो वैल्यूज भी डालेंगे, लेकिन आइडिया ये है, जो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे बनाया ना, ये ऑब्जेक्ट मैंने मैनुअली बनाया था खुद से राइट करके। तो अब मैंने ये ऑब्जेक्ट खुद से नहीं बनाया, ये मैंने बोला कि कार वाली जो एंटिटी है उसकी जो शेप है, टाइप स्क्रिप्ट को बोला उसको देखते हुए मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दो, मुझे एक कार बना के दो, वो जो कि बिल्कुल वैसी होगी जिसके जो हमने क्लास में चीजें डिफाइन की। इस अब मुझे कोई कार ए बनानी है या मुझे कोई कार बी बनानी है, तो कोई मसला है, तो मुझे फिर क्या करना है, न्यू कार। अब कार ए बी बन गई। अब इन दोनों के अंदर जो है वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक्चुअल कार की प्रॉपर्टीज है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट में कितनी चीज होंगी, दो। कौन कौन सी, प्राइस और कलर। वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं हम सीख रहे। अभी दो कार के अंदर दो कीज होंगी और दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, जीरो और नॉट डिफाइन, क्योंकि हम कोई पास ही नहीं कर रहे हैं। सही हो गया, इतनी बात किसी को मसला हो। अच्छा, अब इसकी टाइप डिफाइन कर लें ऊपर कार की, ताकि हमें इशू ना हो। कार की टाइप है, उसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी, प्राइस और सॉरी नंबर और कलर स्ट्रिंग। तो वो मैं इन दोनों कार्स को दे देता हूं। ये हम पहले भी ऑब्जेक्ट जब बना रहे थे तब भी यही काम कर रहे थे, सही है, ये मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं की। अच्छा, अब मैं अगर कार को प्रिंट करता हूं, कार ए को, तो क्या होगा, क्या होगा, जो कार की शेप थी। अच्छा, ये देखो ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या मैंने बनाया है, मैंने वैल्यूज दी उसको, नहीं, ये ऑब्जेक्ट किसने बनाया, कार वाली शेप वाली जो क्लास थी उसने बना के मुझे दे दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जब भी न्यू का कीवर्ड बने लगेगा ना, जब भी, तो आपने समझना है न्यू का कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट बनाता है, किसकी बेस पे, क्लास की बेस पे, उस शेप की बेस पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना, जो कि हमने यहां पे मैनुअली बना दिया था। ये हमने मैनुअल बनाया था, ऊपर हमने क्या किया, क्लास की शेप की बेस पे बनाया। ऐसे भी बना सकते हैं जैसे नीचे बनाया, और ज्यादा बेहतर है कि हम ऊपर वाला बनाएं ताकि उसमें गलती के चांसेस कम में। क्यों, क्योंकि मैं सेम ही कार की मल्टीपल कॉपीज, देखो ना, होंडा की सिटी कार है, होंडा सिटी मॉडल है, कोई एक कार तो नहीं मार्केट में आती, हंड्रेड सब बनती है ना, कार वन कार टू पता नहीं कितनी बनती हैं, उनका मॉडल, उनकी प्राइसेस में वेरिएशन हो सकती है, लेकिन वो कार की, क्या होंडा सिटी में ऐसे होता है कि 2023 मॉडल में कोई किसी तरह की है, कोई स्विक की तरह की है, कोई इस तरह तो नहीं होता ना। यानी कि एक की जो कार की कैटेगरी होती है वो सेम रहती है, तो यानी कि उसके अंदर उसकी शेप सेम है, लेकिन उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। यानी कि अगर हम स्विक मॉडल देखें तो स्विक की जो शेप है 2023 की वो सेम है, लेकिन क्या किसी एक बंदे के पास स्विक होती है, नहीं, कितने लोगों के पास होती है। तो मतलब उसी शेप कार की, सेम कार की कॉपीज ज्यादा बनती है, ऐसे ही होता है ना। तो हम यहां पे कॉपीज बना रहे हैं ज्यादा, ऐसे ज्यादा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अगर एक कार होगी जिसका कलर रेड होगा, एक कार होगी जिसका कलर ब्लू होगा, एक कार होगी जिसका कलर ब्लैक होगा, एक कार होगी जिसका कलर व्हाइट होगा, और प्राइस की लिटिल बिट डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो कार वाला सेम होगा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर हमें 100 ऑब्जेक्ट ऐसे बनाने पड़ेंगे, नीचे 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 नीचे। हाँ, इसी तरह 100 टाइम फिर हमें ये कार ए, कार बी, कार सी लिखना पड़ेगा। तो अगर हमें ऐसा रोकना है तो हमने एक और भी तो कंट्रोल पड़ा हुआ है, लूप, लूप लगा देंगे।
समझ रहे? तो वो तो बहुत सारे रास्ते हैं। अभी के लिए ये समझे कि हमने जब भी कार से ऑब्जेक्ट बनाना है हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन अभी अगर मैं कोई वैल्यू इसको पास ना करूं तो ये क्या करता है, डायनामिक जो भी उसकी स्टैटिक वैल्यूज हैं वो दे देता है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं इस कार की वैल्यू को खुद से सेट करूं, वो कैसे करता हूं, कार ए डॉट कलर और इक्वल टू रेड, और दूसरा क्या है, कार ए डॉट प्राइस इक्वल टू 234। सही है। अच्छा अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, सॉरी, अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने इसकी सेट कर दी ना, ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट कर दी तो वो आने लग जाएगी। अच्छा अगर मैं इस वक्त कार ए के साथ कार बी को भी प्रिंट करता हूं तो उसकी क्या शक्ल होगी, उसकी क्या शक्ल होगी, उसमें क्या वैल्यूज आएंगी, जो डिफॉल्ट में वैल्यू, जीरो और नॉट डिफाइन, क्योंकि उसकी उसके अंदर मैंने कोई नई वैल्यू सेट नहीं की। तो एक मेथड हमने ये सीख लिया कि हम डॉट करके उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हम इसके अंदर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा एक हमें बना बनाया फंक्शन मिलता है जिसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर। क्या नाम होता है, कंस्ट्रक्टर। ये फंक्शन हम नहीं बनाते, ये फंक्शन क्लास का बना बनाया फंक्शन है, और ये चलता भी ऑटोमेटिकली है। कब चलता है, जब भी हम कार के शेप को कॉल करते हैं ये वाला कंस्ट्रक्टर एक्चुअली चल जाता है। तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम कॉल नहीं करते और वो ऑटोमेटिकली कॉल होते। सही है। अगर मैं इसके साथ कोई और फंक्शन भी बनाता हूं, मे बी मैं बनाता हूं फंक्शन प्रिंट, और उसके साथ जो है मैं बना लेता हूं यहां पे उसका कोई पैरम नहीं है, और इसका मैं नाम रख लेता हूं मे बी, और एरो फंक्शन चलो बना लेते हैं। सही है। अब ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ये कंसोल कर रहा है प्रिंट। अच्छा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा क्योंकि ये मेरा कस्टम बिल्ड फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ना ये मैंने नहीं बनाया, ये किसने बनाया है, ये बना बनाया फंक्शन है क्लास का, जो कि ऑटोमेटिकली चलता है। कब चलता है, जब हम उस कार की शेप यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी न्यू का कीवर्ड लगा के आगे कार के साथ ब्रैकेट डालते हैं तो ये चल जाता है ऑटोमेटिकली। सही है। तो देख लेते हैं कि चलता है या नहीं। अब मेरे इस ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें आ जाएंगी, क्या होगा, क्या समझ में आया, ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ रहा है और यहां पे भी, और प्रिंट के फंक्शन में भी मैंने क्या लिखा था, प्रिंट, लेकिन प्रिंट प्रिंट नहीं हुआ, यहां पे कंस्ट्रक्टर हुआ है। तो इसका मतलब है कि प्रिंट, क्योंकि प्रिंट का फंक्शन है और वो हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको भी हमने कॉल नहीं किया। जब हम कॉल करेंगे फिर वो प्रिंट होगा चीज। अच्छा लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल गया कब, जब हमने उसका कंस्ट्रक्टर मतलब जब भी हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अच्छा अब अगर मुझे प्रिंट को कॉल करना है तो मुझे कैसे करना है, जैसे कार वन के अंदर भी प्रिंट है ना, मैंने इसको अगर कॉल करना है तो कार ए डॉट प्रिंट, इस तरह करके मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। अब ये टाइप एरर देगा क्योंकि हमने कार टाइप में उसकी टाइप डिफाइन नहीं की ना, प्रिंट कोई फंक्शन होगा तो इसलिए एरर दे रहा है, लेकिन ये चल रहा है। ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा किसको, इस फंक्शन को चला देगा जो कि उसके, इसको कर देते हैं रन का या स्टार्ट का, फिर शायद आप लोगों को ज्यादा समझ आए।
अब एक कार के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ एक्शंस थे। तो प्रॉपर्टी कौन सी है? प्राइस एंड कलर। और एक्शन कौन से हैं? स्टार्ट, कार और कंस्ट्रक्टर। तो फंक्शन जो है वो एक्शंस होते हैं, और जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, जो नॉर्मल हमारे वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब मैंने जब यहां पे आगे स्टार्ट कार लिखा तो उसने इसको चला देना है, फिर प्रिंट करना है। तो अगर आप यहाँ पे दोबारा इसको कंपाइल करते हो तो अब आप देखना कि कंस्ट्रक्टर, फिर स्टार्ट कार, और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर, फिर हमने कार ए को प्रिंट किया, फिर कार बी को प्रिंट किया। बात समझ आ रही है? तो आइडिया क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्टर का मेथड है वो मैंने कॉल नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन जो स्टार्ट कार वाला मेथड है वो मुझे कॉल करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, बात समझ आ रही है आपको? ये स्टार्ट कार मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया, और सेम मैंने टाइम में भी डिफाइन कर दिया। लेकिन स्टार्ट कार जो उसका शेप में पड़ा हुआ है उसको मुझे कॉल करना पड़ा है, वो फिर चला है। लेकिन कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करना नहीं पड़ा, वो ऑल द टाइम खुद ही चल रहा है। बस ये डिफरेंस हम सीख रहे हैं। सही है? अच्छा, हमने ये करना ये है कि जो हम यहाँ भी वैल्यू सेट कर रहे हैं ना, ये वैल्यू सेट हमने जब ऑब्जेक्ट बन रहा हो ना, यानी कि जब हम उस शेप से ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यानी कि न्यू का कीवर्ड, तब हमने इसको लेना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। मे बी मैं कह देता हूँ रेड, और दूसरी वैल्यू मैं दे देता हूँ 2 3 4। इसमें भी मैं वैल्यू पास कर देता हूँ ब्लू, और इसमें मैं जो है वैल्यू प्राइस डिफरेंट पास कर देता हूँ। सही है? तो अब हम क्या कह रहे हैं कि एक नई कार बनाओ जिसका कलर रेड हो और जिसकी प्राइस 2 3 4 हो। फिर मैं बोल रहा हूँ कि नई कार बी बनाओ जिसका कलर ब्लू और जिसकी वैल्यू 3 5 1 हो। तो अब हम इसको रिसीव करेंगे। अब क्योंकि जब हम ये कार का कॉल करते हैं तो ये जो डाटा है ये जाता है कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली फंक्शन चलता है। तो हम इसके फंक्शन के पैरामीटर में रिसीव करेंगे। पहले में कलर करेंगे जिसका कि टाइप होगी स्ट्रिंग, और दूसरे में प्राइस करेंगे जिसकी की टाइप होगी नंबर। और मुझे सेट करनी है जो इस शेप के अंदर प्राइस और कलर है। तो मैं बोलूंगा दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, और बोलूंगा साथ में दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर। हम ये कर क्या रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्टर को कलर और प्राइस मिल रही है वो मैं इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं। तो अब होगा क्या है, अब मैंने इवन यहां से ये डिफॉल्ट वैल्यू खत्म भी कर दी है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, तो अब पहली में देखें प्राइस 2 3 4 आ रही है, दूसरी में 3 5 1। पहली में कलर रेड आ रहा है, दूसरी में ब्लू आ रहा है। ये कब हुआ? जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब मैंने उसको पैरामीटर पास किए थे। तो इसका मतलब जब न्यू कार, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें जो पैरामीटर पास होते हैं वो किसको जाके मिलते हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली चल जाता है। उस वो डाटा में लेके फिर मैं उस कार की शेप में कहीं भी किसी भी वैल्यू में सेट कर सकता हूं। तो अभी के लिए अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आ रही, बस मुझे ये समझाना है आपको कि जो न्यू का कीवर्ड है और उसके साथ अगर कोई भी चीज लिखी हो तो आपने समझना है वो एक क्लास है, और वो करती क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट बनाती है। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाना था उसमें ये चीज यूज हो रही है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी न्यू का कीवर्ड लगाएं उसके आगे जो चीज आ रही है आपने क्या समझना है, वो एक क्लास है। और जब उसको कॉल करते हैं तो समझना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जब ये ब्रैकेट लगती हैं। और उसके पैरामीटर में जो डाटा पास हो रहा है तो समझो कंस्ट्रक्टर को वो डाटा पास हो रहा है। और उसके अगेंस्ट, उसके जवाब में जो चीज मिलेगी वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। बस मुझे इतनी चीज की मुझे सिरदर्दी है। इतनी बात किसी को समझ ना आई है? अब अभी हमने, क्योंकि हम ऊप नहीं पढ़ रहे हैं,
वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा। देखिए चूंकि एक कंसेप्ट था उसमें न्यू न्यू करके हमें यूज करना था, तो आपको न्यू चीज का समझ नहीं आनी थी। जो हमने एक्चुअल कंसेप्ट पढ़ना है वो क्या है, न्यू प्रॉमिस। अब न्यू प्रॉमिस का क्या मतलब है कि प्रॉमिस एक क्लास है, और न्यू से क्या मतलब है कि इसका मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं, और अगर मैं इसके पैरामीटर में कोई डाटा पास कर रहा हूं तो क्या मतलब है कि इसके वो इसके किसको किसको मिल रहा है, कंस्ट्रक्टर को। किसी को ये बात समझ ना आई हो? कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स ये है कि ये पैरामीटर है, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन के पैरामीटर हम रिसीव करते हैं, ऐसे लिखा है ना हमने ये। बस इसमें हमने जो एक्स्ट्रा चीज की ना, दिस मतलब इस कार का जो प्रॉपर्टी है प्राइस, उसको सेट कर दो जो पैरामीटर में प्राइस आ रही है। दिस डॉट कलर, इस क्लास का जो कलर है उसको सेट कर दो जो मुझे पैरामीटर में कलर आ रहा है। मैंने उसकी वैल्यू को बस सेट किए कंस्ट्रक्टर में। बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई इशू किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऑल गुड, सही है। अच्छा, आप नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। किसी को भी न्यू की कीवर्ड से कोई समझ ना आई हो? न्यू का कीवर्ड क्या, मैंने बताया न्यू का कीवर्ड क्या क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट, और उसके आगे चीज लिखी हुई वो क्या होती है, क्लास। उसकी पैरेंथेसिस में जो डाटा जाता है वो किसको जाता है, कंस्ट्रक्टर को। इतनी बात सबको समझ आ गई? सही है। तो अब हम इसको करेंगे कमेंट आउट। अच्छा, हम एसिंक्रोनस कोड लिखने के दो तरीके पहले सीख चुके हैं। कौन कौन सा? सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट। दो तरीके हमने सीख लिए हैं इस पर्टिकुलर जो है वो उसमें, तो जिसके अंदर हम एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। अब हमने दो तरीके और सीखने हैं जिसके अंदर हम एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। बस ये मतलब हम ये टारगेट जो भी हम क्लास वगैरह पढ़ रहे थे वो इसलिए पढ़ रहे थे। हमने दो और मेथड पढ़ने हैं जो सेट इंटरवल की तरह के हों। सही है। अच्छा, सेट इंटरवल में एक चीज हमने वो सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल में जो करनी थी वो ये थी कि वो शायद हमने नहीं की, कि जब हम कोई भी सेट इंटरवल लगाते हैं, सेट टाइम आउट लगाते हैं, तो हमने कैसे लगाया था, सेट टाइम आउट, उसमें मुझे एक फंक्शन देना है पहले, उसमें मैं प्रिंट कर लेता हूँ सेट टाइम आउट। सही है। उसके साथ मैंने देना था उसको, अगर मुझे सेकंड के बाद चलाना था, सेकंड के उसके बाद मुझे उसका नंबर देना है। अच्छा, अगर मैं सेट टाइम आउट लगा रहा हूं और यहां पे मैंने सिक्वेंशियल कोड चलाया है, बिफोर एसिंग, आफ्टर एसिंग, और ये सेट टाइम आउट एसिंग कोड है। सही है। अगर मैं चाहता हूं कि यार यहां पे कोई मेरी ना कंडीशन फुलफिल हो गई, कोई कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, मैं चाहता हूं कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो जो ऊपर सेट टाइम आउट वाला प्रोसेस वेट कर रहा है उसको खत्म कर दूं। मैंने कोई काम करना था, फिर मेरी कोई कंडीशन ऐसी फुलफिल हुई कि मैंने वो काम अब नहीं करना, तो इसका मतलब है कि मुझे अब क्लियर करना पड़ेगा उसको। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेट टाइम आउट की एक बनानी पड़ेगी वेरिएबल, उसमें सेट टाइम आउट आईडी, उसकी टाइप नंबर होगी, और उसमें अभी के लिए कुछ नहीं पड़ा, नल पड़ा या जीरो पड़ा। अच्छा, अब जब जब सेट टाइम आउट चलता है ना, इसकी वैल्यू को मुझे अपडेट करना है इस आईडी में। फिर क्या करना है कि कंडीशन लगानी है, जो भी कंडीशन ट्रू हो रही है, अभी के लिए मैं यही ट्रू कर रहा हूं, उसमें करना क्लियर टाइम आउट, और उसमें मुझे वो आईडी पास करनी। तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे वो सेट टाइम आउट नहीं भी चलाना, मतलब अगर देखो मेरी कोई ऐसी कंडीशन फुलफिल हो गई, अब मैं सेट टाइम आउट पे वेट नहीं करना चाह रहा, तो क्या होगा, ये इसके टाइम आउट वाले फंक्शन को क्लियर कर देगा। क्लियर मतलब अब मजीद उसको नहीं चलाना।
सही है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, बिफोर एसिंग, हालांकि हमने सेट टाइम आउट लगाया लेकिन वो नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हमने इसको क्लियर कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं यहां पे, तो फिर ये क्लियर टाइम आउट नहीं चलेगा। अब वो वेट कर रहा है 10 सेकंड होने का, ताकि वो अपना काम कर सके। सही है। तो इस तरह से हम टाइम आउट को क्लियर करें। इसी तरीके से हम सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल को भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये होगा, ये सेट टाइम आउट की जगह सेट इंटरवल हो जाएगा। इसका नाम भी मुझे सेट इंटरवल करना पड़ेगा, ताकि नाम नेमिंग कन्वेंशन अच्छी रहें। और उसमें मुझे यहाँ पे क्लियर इंटरवल करना है। सही है। तो ये दो फर्क जो है वो मुझे लेके आने हैं। अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया है तो ये फौरन जो है चलेगा, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। सही है, ऑल गुड। तो इससे हम क्लियर भी कर सकते हैं अगर हमें सेट टाइम आउट को क्लियर करना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नहीं, अभी दो और पढ़ने हैं। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल हमने जिसमें एसिंग कोड लिखा। अभी जो हमने एसिंग कोड लिखना है वो हमारा है प्रॉमिस। वो क्या है हमारा? प्रॉमिस। सही है। अच्छा, उसमें हमें क्या करना है? न्यू प्रॉमिस, इसके अंदर मुझे पास करना है। क्या पास करना है? एक फंक्शन। उसके अंदर क्या होगा वो मैं फंक्शन यहां पास कर देता हूं। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर मुझे दो इसके पैरामीटर में, जो कॉल बैक फंक्शन में इसको दे रहा हूं, इसके पैरामीटर में अगर आपको ये सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऊपर फंक्शन भी बना सकता हूं, मसला नहीं, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है अंडरस्टैंड करना। प्रॉमिस फंक्शन, इसको चाहिए एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, वो मैंने पास कर दिया। अब ये हमें, जिसमें मैप 3 देता था ना चीजें, कौन कौन सी? मैप का जो मेथड था, मैप का जो लूप यूज कर रहे थे, उसमें एलिमेंट आता था, फिर इंडेक्स आता था और रे आती थी। इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं, एक रिजोल्व और दूसरा रिजेक्ट। सही है। ये दो चीजें जो है मुझे इस फंक्शन के प्रॉमिस में मिल जाती हैं। अच्छा, ये क्या है इसको हमें डिस्कस करना है। ये दोनों फंक्शन है जो इसके पैरामीटर में मुझे मिलते हैं। अच्छा, अब इस फंक्शन में ये न्यू प्रॉमिस, जिस तरह सेट टाइम आउट, और वो हमें एसिंक कोड लिखने की इजाजत देते हैं, ये भी हमें एसिंक्रोनस कोड लिखने की इजाजत देता है। तो लेट्स सपोज यहां पे मैंने कोई एसिंक कोड लिखा, सही है। अब अगर उस एसिंक कोड के बाद अगर मेरा वो चीज सक्सेस होती है, मतलब जो भी मैंने काम किया वो अगर सक्सेसफुल होता है, मैं उसको ट्रू कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं उसको कॉल कर दूंगा रिजॉल्व को, सक्सेसफुली एसिंक कोड एग्जीक्यूटेड। सही है। और अगर वो फेल होती है तो मैं कह दूंगा रिजेक्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी चूंकि मैंने ट्रू लिखा है तो ये ऑलवेज रिजॉल्व चलाएगा, अगर मैं फॉल्स लिखूंगा तो ये रिजेक्ट चला देगा। सही है। तो ये इस सेंस के अंदर जो है वो मैं इसको कॉल कर रहा हूं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट को। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? प्रॉमिस रिजॉल्व भी कर लिया और रिजेक्ट भी कर लिया हमने। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉमिस हमारे पास आया है इसको चलने में टाइम लगेगा। अच्छा, अब ये टाइम लगेगा, मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने यहां से रिजॉल्व और यहां से मैंने जो रिजेक्ट इसको वापस रिटर्न किया है, इसकी टाइप हमें डेफिनेटली डिफाइन करनी है, वो फंक्शन होगी, वो हम बाद में करेंगे। अभी एक मिनट के लिए अंडरस्टैंड कर ले, ये टाइप का एरर आ रहा है। अच्छा, हमने जो, अगर हमें टाइप नहीं डिफाइन करनी होती तो हम एनी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो उसका मतलब है कि कोई भी टाइप को चल जाए। एनी मतलब ऐसी टाइप जिसमें कुछ भी टाइप आ रहा है वो चले, रिजॉल्व या रिजेक्ट। अच्छा, ये वाला कोड तो एसिंक्रोनसली चल रहा है। अब हमने ये सीखना है
कि इस रिस्पॉन्स के बाद यहां पे यानी कि वेट हुआ, जो भी कोड लिखा उसने मे बी 2 मिनट लगाए। अब मैं ये चाहता हूं कि इसका जो आंसर आ रहा है यानी कि सक्सेसफुली एसिंग एग्जीक्यूटेड या समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको मैं गेट करूं। कहां से गेट करूं? जो जब भी कोड 2 मिनट के बाद चलेगा तो ये जो दो आंसर है ये आए और ये मुझे यहां पे एक वेरिएबल में मिले। सही है? तो मैं कहता हूं कि कांस्टेंट रिजल्ट। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि चूंकि हमने यहां पे वेट नहीं लगाया, मतलब हम यहां पे वेट नहीं कर रहे, तो ये रिजल्ट तो फौरन चल जाएगा। अच्छा, ये एसिंक वाला कोड है, मतलब ये टाइम ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है, लेकिन इस पे कोई वेट नहीं लगा हुआ। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये फौरन कोड चल जाएगा, तो ये ऐसे ही फौरन कोड चल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि जब भी उसका जवाब आए तो मुझे उसके अगेंस्ट भी एक फंक्शन चलाना है। तो उसने हमें सिंटैक्स क्या दिया है? रिजल्ट डॉट देन। अच्छा, ये कब चलेगा? ये फंक्शन कब चलेगा? अब इसको भी एक पैरामीटर में फंक्शन चलाइए, तो मैं इसको मैं एरो फंक्शन पास कर रहा हूं यहां। अच्छा, ये कब चलेगा? जब ये फंक्शन यहां से रिजॉल्व यानी कि सक्सेस रिटर्न करेगा, तो इस रिजल्ट में जो देन का फंक्शन है वो चल जाएगा और यहां पे हमें सक्सेस मैसेज मिल जाएगा। उसको हम यहां पे लॉग करा सकते हैं। सही? अच्छा, अब अगर वो सक्सेस नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो फिर डॉट देन डॉट कैच। कैच क्या करेगा कि वो उसको भी एक फंक्शन चाहिए। वो फंक्शन कब चलाएगा? जब वो कोड एक दफा रिजेक्ट। अगर हम यहां से रिजेक्ट का मेथड चलाएंगे तो इसको यहां पे रिजेक्ट वाला कोड मिलेगा, यानी कि एरर मिलेगा। रिजेक्ट मतलब एरर, तो वो हमने कैच में कैच कर लिया। तो डॉट देन में क्या कैच किया? जो सक्सेस का मैसेज है, और कैच में क्या कैच किया? जो एरर का मैसेज है। अब यानी कि हम वो उसका रिस्पॉन्स भी गेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारा जो कोड है वो एसिंक्रोनस चल रहा है। मतलब क्या हुआ? आफ्टर एसिंक कोड, और ये क्या है यहां पे? बिफोर एसिंक कोड। ये बीच में हमने एसिंक कोड लिखा है जो कि अभी के लिए 2 मिनट ले रहा है, तो इसको हमने क्या किया? सही है? तो अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है ये फंक्शन यहां पे एग्जीक्यूट होने में। अब होगा क्या कि ये वाला कोड चल जाएगा, फिर आफ्टर एसिंक कोड चल जाएगा, और फिर ये दोनों में से कोई कोड चलेगा ऑन बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ अवर एसिंक्रोनस कोड। समझ आई कि हमने प्रॉमिस में क्या करना है? हमने जो देखो, जो पहले था ना सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल, उसमें जो टाइम तो वेट तो लग रहा था, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा था वो हमें नहीं मिल रहा था। अब हमने ऐसी टेक्निक सीखी है जिसकी मदद से जो एसिंक्रोनस कोड है उसका हम आंसर भी ले सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं उतने टाइम के बाद, हमारा जो सिक्वेंशियल कोड है वो भी चलता रहे। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि ये दोनों चीजें भी एसिंक्रोनस है। समझ आ गई आपको बात? तो इसको हम चला के देखते हैं कि चल क्या किस फ्लो में रहे। क्या होगा? क्लियर कर दो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्या होगा? बिफोर एसिंक कोड चला हुआ था, वो कौन सा कोड था? बिफोर एसिंक सिक्वेंशियल कोड था ना। एसिंक्रोनस तो सिंक्रोनस था, और आफ्टर एसिंक में क्या था? सिंक्रोनस था।
अच्छा, जो कोड एसिंक्रोनस था वो हमने किसकी मदद से क्रिएट किया? प्रॉमिस की मदद से। पहले हम एसिंक्रोनस कोड किसकी मदद से क्रिएट कर रहे थे? पहले किसकी मदद से क्रिएट कर रहे थे? सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल से। लेकिन उसका मसला यह था, जो उसका जवाब है, जो एसिंक्रोनस का जवाब आ रहा है, जो उसका आंसर आ रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, हम उसको देख नहीं पा रहे थे कोड में। यानी कि उसकी जो आउटपुट है, जो रिटर्न हुई है, उसको हम प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम उसको भी प्रिंट कर पा रहे हैं। सही है। तो इसका मतलब है कि ये भी सारा कोड एसिंक्रोनस हो गया। अच्छा, अब मैं अगर यहां से इसको फॉल्स करता हूं तो अब क्या होगा? एसिंक कोड में से क्या चलेगा? रिजेक्ट। और रिजल्ट के अब देन चलेगा या क्या चलेगा? क्या चलेगा या देन? तो रिजेक्ट की केस में क्या चलता है और रिजॉल्व की केस में देन चलता है। अब मैं अगर इसको टीएससी करता हूं तो क्या आ रहा है? समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ये जो समथिंग वेंट रॉन्ग है, ये मैंने ये कंसोल, अच्छा, जो सेट टाइम सेट इंटरवल था उसमें भी ऐसे ही कोड चल रहा था, लेकिन उसमें वो कंसोल मैंने उस फंक्शन में ही लिखा हुआ था जो एसिंक्रोनस फंक्शन था। अब मैंने ये कंसोल वहां पे नहीं लिखा। ये कंसोल मैंने कहां पे लिखा है? जो इसका जवाब आ रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं, उसके ऊपर फिर मैं वेट लगा रहा हूं। ये समझो वेट लगा रहा हूं, जो कि उस प्रॉमिस का वेट कर रही है। जब वो रिजॉल्व हुई, फिर इसका जवाब इसमें सेव हुआ, उसकी बेस पे मैंने उसके सक्सेस में और फंक्शन चलाया और एरर में और फंक्शन चलाया। तो समझो कि अब ये रिजल्ट अवेट कर रहा है। वेट कर रहा है किसका? प्रॉमिस के रिजॉल्व या रिजेक्ट होने का। प्रॉमिस यानी कि एसिंक्रोनस कोड के चलने का। नहीं समझ आ रही ना? बस मुश्किल है। अच्छा, जो प्रॉमिस है ये नॉर्मली जो सीनियर डेवलपर थे उनको भी समझ नहीं आता। मतलब प्रॉब्लम लेने की मसला नहीं है, क्योंकि एक तो ये यूज नहीं होता इतना, मतलब जो इसका अगला कंसेप्ट हम सीखने लगे हैं वो यूज होता है। तो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये इतना यूज नहीं होता। सही है, टाइपस्क्रिप्ट के कोड में। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप उन सीनियर डेवलपर से अच्छे इंजीनियर बने। सही है। तो इसलिए आपको मैं टफ टाइम दे रहा हूं कि ये भी सीखो। लेकिन ये चीज ये इंटरेस्टिंग है, वही ना मुझे नजर आ रहा है। तो चीज ये है कि कुछ ना कुछ तो समझ आएगा, बाकी यूज हो या ना हो वो एक अलग कहानी। सही है? लेकिन समझ में आना चाहिए। हाँ, ऑटो हम वहां पे कोई वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जहां मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई वेरिएबल काउंट या कोई भी नंबर या कोई भी ऐसी कोई वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसी, अच्छा, अगर वो सारे काम कर लेता, सेट इंटरवल सेट है, तो फिर प्रॉमिस क्यों बनाते? हाँ, ये सेट टाइम सेट इंटरवल की के बाद हमें प्रॉमिस क्यों बनाया? फर्क क्या है कि इसमें हमने फिक्स टाइम कहीं भी नहीं दिया। यहां पे अगर मेरे प्रॉमिस में 2 मिनट लग रहे हैं वो 2 मिनट के बाद चलेगा, 3 लग रहे हैं 3 के बाद चलेगा, 4 लग रहे हैं 4 के बाद चलेगा। मतलब प्रॉमिस बनाने का, ऐसे तो देखो ना एसिंक्रोनस कोड तो सेट टाइम आउट सेट इंटरवल में भी चल रहा है, तो प्रॉमिस क्यों बनाना है भाई? प्रॉमिस इसलिए बनाना है, यहां पे फिक्स टाइम रहता है सेट टाइम, और यहां पे फिक्स नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है कि कितना आपने टाइम लगाया इस पे, एसिंक्रोनस कोड पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपने यहां इंटरनेट से डाउनलोडिंग करना शुरू कर दी तो वो लग रही है अगर 2 मिनट। अभी मैं इंटरनेट से डाउनलोडिंग, एक्चुअल में हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो इंटरनेट से हमने डाउनलोड करना है या कोई फाइल लोड करनी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक नया कंसेप्ट है ना, वो हमने सीखा ही नहीं कि इंटरनेट से फाइल्स कैसे डाउनलोड करते हैं। फिर मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में चला जाऊंगा, तो इसलिए मैं एक कमेंट लिख रहा हूँ कि ये समझो कि 2 मिनट के बाद चल रहा है 3 के। अब यहाँ पे मैंने टाइम नहीं डिफाइन किया। अब ये टाइम कितना भी हो सकता है, 2 मिनट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ऑन डिपेंडिंग ऑफ द फैक्टर। तो ए सिंक और सॉरी सेट इंटरवल सेट टाइम आउट से प्रॉमिस कैसे डिफरेंस है, ये जो एसिंक्रोनस कोड लिख रहा है ये उससे कैसे डिफरेंस है, ये इस बेस पे डिफरेंस है कि वहां पे फिक्स टाइम है,
कि इतने सेकंड के बाद खत्म चलाओ, यहां पे नहीं है कि इतने सेकंड के बाद, यहां पे डिपेंड ऑन दी हमने काम क्या करना है, उसमें जितना टाइम लग रहा है। बात समझ रहे हो? समझो हम कहते हैं कि सेट टाइम आउट में, वो कप्स वाली एग्जांपल दोबारा लेते हैं, हम कहते हैं कि अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि 50-50 कप को सॉर्ट करो, और मैं उनको कह देता हूं कि तुम्हारे पास 2 मिनट है, तुम्हारे पास भी 2 मिनट है। अब वो 1 मिनट में कर ले, लेकिन वो फिर भी बैठे हैं 2 मिनट के वेट के लिए कि मैं जवाब तो तब दूंगा जब मेरा टाइम 2 मिनट हो, उससे पहले नहीं मैं दे सकता, क्योंकि मैं जो है वो मेरे को सेट टाइम आउट लगा हुआ। लेकिन अगर प्रॉमिस है तो फिर वो उसी टाइम काम शुरू कर देंगे और उसी टाइम वो चलने लग जाएंगे, और जितना भी टाइम उनको लगेगा। अगर एक बंदा ज्यादा तेज है वो 5 सेकंड में कर लेगा, दूसरा थोड़ा कम है वो 10 सेकंड में कर लेगा, लेकिन डिपेंड्स ऑन देयर परफॉर्मेंस कि उनकी माइंड की थिंकिंग कैसी है। सही होगी बात समझ? कि प्रॉमिस में जो एसिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं वो कोड हमारा सेट टाइम और सेट इंटरवल से कैसे डिफरेंस है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल सिंटैक्स है एज कंपेयर टू जो हम थर्ड टाइप ऑफ एसिंक्रोनस कोड पढ़े उससे। सही है? तो इससे परेशान नहीं होना, यानी कि उसने बैकग्राउंड में इसको यूज किया और इसके सिंटैक्स को आसान किए। ऑल गुड? कोई परेशानी नहीं? बहुत सारी परेशानी है, मैं आपके दुख समझता हूं कोई मसला नहीं है। अब देखो ना, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तब जब बच्चे बड़े होते हैं उनको थोड़ी सख्ती भी बंदा कर सकता है। जब पहले दिन आए थे तब थोड़े बच्चे थे, वेरिएबल पढ़ रहे थे, अभी हम प्रॉमिस पढ़ रहे हैं। प्रॉमिस इज लाइक वन ऑफ द वर्स्ट कंसेप्ट इन टाइप के, तो उसको सीखने में थोड़ा तो ध्यान देना पड़े। सही है? मैं कह रहा हूं कि ये एसिंक्रोनस वाली स्टोरी खत्म करें, अगली दफा कुछ और पढ़ेंगे। नहीं करते। अच्छा चलो, फिर बस इतना ही पढ़ते हैं। इसकी जो थर्ड टाइप है फिर हम बाद में करेंगे। सही है? अच्छा, इसमें अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। रिपीट करते हैं प्रॉमिस को, दोबारा रिपीट कर देते हैं, सारा कोड खत्म करके मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। अच्छा, ये बिफोर और एसिंक वाला नहीं करते, ये लो अभी मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ हमने, सॉरी, आफ्टर एसिंक तो लिखना है ना, सिक्वेंशियल कोड तो लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अच्छा, पहले हम सेट टाइम आउट वाला लिख लेते हैं एक दफा कोड, ताकि हमें समझ आ जाए। उसमें हमने क्या किया था, सेट टाइम आउट, उसको क्या चाहिए, एक फंक्शन, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा ऊपर, फंक्शन। अच्छा अच्छा, अभी हम ये फंक्शन इधर इसके अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग इस तरह ही सिंटैक्स लिखते हैं इसका। मैं आपको समझाने की खातिर लहदा फंक्शन बना रहा हूं, लेकिन आप उसकी आदत ना बना लेना, वो अच्छा कोड नहीं है, इसी अंदर लिख लेना ज्यादा अच्छा है। सही है? मैंने एक फंक्शन इसके अंदर लिख लिया। अच्छा, अब बना ही लेते हैं यार, वो ज्यादा इजी है। एसिंक फंक्शन, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहां। अच्छा, एसिंक फंक्शन, इसको चाहिए फंक्शन और साथ में चाहिए टाइम कि कब चलना है। अब ये जो टाइम है ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर मैं इसमें इंटरनेट से डाउनलोड करने लग जाता हूं कुछ चीज या कोई भी ऐसी चीज, तो अब इसने 1 सेकंड के बाद चलाना है, और फिर इस इंटरनेट की डाउनलोडिंग ने भी अपना टाइम लेना। अच्छा, इसका जो आंसर है वो हम बाहर नहीं कहीं पे भी देख सकते, बस इसके अंदर ही है। अच्छा, अब इस अगर ये इसके अंदर मैं कंसोल लगाऊं चीजें, बस इसके अंदर लगा सकता हूं, इसका आंसर यहां पे एज अ रिजल्ट नहीं मैं ले सकता ऐसे, जिस तरह मैं प्रॉमिस में ले रहा था, ताकि मैं फर्दर उसको कोड में यूज कर सकूं उसके रिजल्ट, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता यहां पे। तो मुझे ये वाला कोड जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये सिंक्रोनस कोड। तो मैं सेट टाइम आउट की जगह पे फिर मैं क्या बनाऊंगा यहां पे, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, न्यू प्रॉमिस। तो न्यू प्रॉमिस बन रहा है, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, न्यू प्रॉमिस बनाना है तो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट को मैं किसी वेरिएबल में सेव कर सकता हूं, तो मैंने उसके वेरिएबल में, यानी कि रिजल्ट क्या है अभी, एक
ऑब्जेक्ट, अगर मैंने इसकी कोई भी की को गेट करना है तो कैसे करता हूं मैं, डॉट लगा के, जैसे कलर है, जैसे प्राइस है। इसमें जो की मिलती है ना, एक देन मिलती है, वो एक फंक्शन है, और एक कैच मिलता है। जिस तरह हमने अपनी क्लास वाला फंक्शन कॉल किया था, उसका नाम क्या था, स्टार्ट कॉल, ऐसे ही कॉल किया था ना, ऐसे ही कॉल किया था ना हमने। तो इसमें जो हमें फंक्शन मिलता है, जो प्रॉमिस देता है, वो देन है, और दूसरा देता है कैच, तो उसको हम कॉल करेंगे बाद में। अच्छा, अब इसको भी क्या चाहिए, एक फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन के पैरामीटर में दो मुझे चीजें देता है, जिसको मैं रिटर्न कर देता हूं, रिजॉल्व, और दूसरा रिजेक्ट। सही, इसकी टाइप मैं बाद में पढ़ाता हूं। अच्छा, ये दो चीजें यहां पे रिटर्न करता है। अब अगर अब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड वाला लिखा कोड यहां पे, और वो कुछ टाइम दे रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड वॉट, उसके बाद अगर मेरा आंसर जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करना था वो सक्सेस आता है, मतलब ट्रू आता है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रिजॉल्व। मैं वो डाटा भी रिटर्न कर सकता हूं जो मुझे इंटरनेट से डाउनलोडिंग के बाद मिला है, यानी कि लेट डाटा नंबर, मैंने कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करना था यहाँ पे नंबर, सही है। यहां से समझो कि इंटरनेट वाला डाउनलोडिंग वाला कोड यहाँ पे लिखा है, सही है। उसने कोई नंबर मुझे डाउनलोड करके देना था, तो वो 20 है, सही है। तो वो मैं डाटा भी वापस कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ से एक मैसेज भी वापस कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से डाटा रिटर्न कर दिया, और एल्स के केस में मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। जब हम रिजेक्ट करेंगे उसमें भी डाटा भी भेज सकते हैं, और समथिंग वेंट रॉन्ग भी भेज सकते हैं, और एक्चुअल में क्या इंटरनेट से एरर आया वो भी भेज सकते हैं। ऑल गुड, ये चीज हो। अच्छा, अब मैं यहां पे भी भेज देता हूं डाटा जो इंटरनेट से मुझे डाउनलोड होके मिला है, सिंपल रखते हैं, सही है। तो यहां इसके ऊपर आ गया इंटरनेट वाला कोड, सही है। अच्छा, अब इसका जो रिजल्ट है, अब ये सेट टाइम सेट इंटरवल से थोड़ा फर्क आ गया, क्योंकि एक तो इसमें हमें फिक्स टाइम, उसमें यहां पे हमने फिक्स टाइम दिया था, तो यहां में हमने फिक्स टाइम नहीं दिया। तो अब हमने यहां पे एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, मुझे इसमें से वो फंक्शन चाहिए जो कि चलेंगे जब इंटरनेट की डाउनलोडिंग के बाद सक्सेस या एरर आ जाए, सही है, थोड़े टाइम के बाद। तो वो मुझे, चूंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में किसी भी फंक्शन को कॉल करना हो तो मैं कैसे करता हूं, डॉट फंक्शन का नाम, और इस फंक्शन का नाम क्या है, देन। और अगर मुझे कैच कॉल करना है तो डॉट कैच, और ये देन में जो भी मुझे डाटा आ रहा है वो कह रहा है तुम एक यहाँ पे फंक्शन पास कर लो, यहाँ में मुझे सक्सेस मिल जाएगा, और उसको मैं यूज कर लूंगा। यहाँ में मुझे क्या मिल जाएगा, क्या, एक एरो फंक्शन, उसमें मुझे मुझे कैच मिल जाएगा, उसको मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। क्या हुआ, कुछ और इशू लग रहा है मुझे, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गई ना, ऐसे। तो ये यहाँ पे मैं इसका प्रिंट कर लेता हूँ सक्सेस, और यहाँ पे और यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ एरर, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आफ्टर एसिंग कोड लिखा हो ऑलरेडी, ऑल गुड। अच्छा, जब ये कोड चलेगा तो ये चलेगा वैसे ही, ये थोड़ा टाइम तो लेगा ना, ये बिफोर एसिंग कोड चला, आफ्टर एसिंग कोड चला, उसके बाद सक्सेस डाटा, क्योंकि सक्सेस में हमने डाटा वहां से रिटर्न किया, सही है। और अगर मैं यहां से इसको, इस कंडीशन को फेलियर यानी कि उसका रिजेक्ट कॉल कर दूं, तो फिर क्या चलेगा हमारा, एरर, एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, सही है। बस ये हमें पावर ये दे रहा है कि उसके रिस्पॉन्स में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें हम फंक्शन कॉल कर पा रहे हैं। वो फंक्शन हमारे तब ये ऑटोमेटिकली नहीं चलेंगे, कब चलेंगे, जब एसिंक्रोनस कोड कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये फंक्शन चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे।
ये कहां से आ रहे हैं? ये प्रॉमिस मुझे दे रहे हैं। देखो ना, मैं कह रहा हूं ये अभी इसी वक्त नहीं चलेगा, ये बाद में चलेंगी। बाद में कब चलेगा? जब प्रॉमिस का रिजल्ट आ जाएगा। फिर भाई हमें प्रॉमिस को ये भी तो बताना है मेरा रिजल्ट आ गया है, ताकि वो इस देन और कैच को चला दे जिसको उसने रोका हुआ है। नहीं समझ आ रही आपको? देखो ये जो देन है ना, देन, इसमें भी मैं आपको एक काम करता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। एक मिनट। देन फंक्शन, अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। कैच, एरो फंक्शन खत्म कर देता हूं, फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे कैच। इसमें हमने पहले में क्या पास कर दिया? यहां पे रिजल्ट डॉट, इधर गया, ये जो डॉट देन है ये हमें किसने दिया? प्रॉमिस ने। वो कहता है कि इसमें अब एक फंक्शन का नाम लिखो जो मैंने चलाना है। अगर मैं ऐसे लिखता तो फिर मसला था। क्यों? मैंने फंक्शन उधर ही कॉल कर दिया, क्योंकि ये रिजल्ट तो क्या है? सिक्रोनस, और ये लाइन भी क्या है? सिक्रोनस, और ये देन फंक्शन तो फौरन चल जाएगा। जब मैंने इसके ये फंक्शन की ब्रैकेट नहीं लगाई तो मतलब क्या है कि मैं इसको फौरन से चलाना नहीं, मैंने नहीं चलाया। अब इसको कौन चलाएगा? देन। देन कब चलाएगा? जब मैं इसको कहूंगा रिजोल्व। मतलब एक चल रहा है सिस्टमेटिक कोड, मैं ये एरर भी यहां पे खत्म करता हूं, यहां पे लिखता हूं कैच फंक्शन। सही है? अब देखिएगा, अब हमने बोला प्रॉमिस, लेट्स सपोज ये वाला कोड नहीं है देन कैच वाला, यहां इंटरनेट वाला कोड है जो कि 2 मिनट ले रहा है। अच्छा, अब इसका रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि रिजल्ट में आ रहा है। सही है? उसके आगे मैंने बोला देन। देन मतलब जब मेरा इंटरनेट वाला कोड सक्सेसफुली चल जाए तो मेरा ये फंक्शन चलाओ, और जब एरर आ जाए तो कैच फंक्शन चलाओ। अब ये देन और कैच मैं चला नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं चलाता तो इसके साथ मैं क्या लिखता? ब्रैकेट। जब मैं नहीं चला रहा तो कौन चलाएगा? देन। और कौन चलाएगा? कैच। अब देन कैच भी ऑटोमेटिकली नहीं चलाएंगे, वो कब चलाएंगे? अब इस एसिंक्रोनस कोड में जब इंटरनेट वाला काम हो गया, टाइम लग गया, तो क्या मुझे उसको बताना नहीं है कि भाई रिजॉल्व तुमने देन चलाना है या कैच चलाना है? जब वो इंटरनेट वाला कोड उसने लिख लिया, उसके बाद मैंने ये कोड लिखा कि अब तुम रिजोल्व चला दो। रिजोल्व मतलब कि तुम देन में जो फंक्शन लिखा है वो चला दो, और उसको क्या डाटा भेज दो? मैं इसके जो पैरामीटर से डाटा भेज रहा हूं, और मैं फिर बोल रहा हूं कि रिजेक्ट चला दो। रिजेक्ट मतलब जो इसके पैरामीटर में डाटा भेजना, मतलब कैच चला दो। यानी कि मैं उसको बता रहा हूं कि अब तुम जाके जो देन में फंक्शन लिखा है वो चलाओ। ये प्रॉमिस है। देखो ये ए सी को फंक्शन कौन चला रहा है? प्रॉमिस। अगर मैं चलाता तो ऐसे लिखता, और फिर मैं साथ में उसके फंक्शन भी पास करता, रिजॉल्व और एसिंग, 2 पैरामीटर। तो मैं नहीं चला रहा, तो ये पैरामीटर कौन दे रहा है? प्रॉमिस। ये बिल्ट इन है। इनके नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं यहां शुरू में रिजेक्ट लिख दूं और इसमें मैं लिख दूं सक्सेस, तो क्या होगा? मतलब बात तो एक ही है ना। अभी अभी एक्चुअल में जब मैं रिजेक्ट लिख रहा हूं तो ये सक्सेस चल रहा है, मतलब क्योंकि पहले में उसने सक्सेस देना है, दूसरे में रिजेक्ट देना है। तो सीक्वेंस मैटर करती है, नाम मैटर नहीं करता। पैरामीटर में यही चीज होती है ना, सीक्वेंस मैटर करती है, नाम मैटर नहीं करता। जब हमने मैप का फंक्शन लिखा था, याद हो आपको, जब हमने किसी अरे पे मैप का फंक्शन चलाया था, उसको भी हमने कोई फंक्शन दिया था, उसके पैरामीटर भी हमने पास किए थे, एलिमेंट और इंडेक्स और वो अरे, नहीं किए थे ना? किसने किए थे? अल्लाह के बंदे। ये एक अरे है जिसमें 1 2 3 4 समथिंग है, और उसमें मैंने लगाया कैच, और उस सॉरी उसमें मैंने लगाया
मैप, और उसके ऊपर मैंने एक फंक्शन दे दिया उसको, समझ लो कैच फंक्शन। अब इस कैच फंक्शन को जो पैरामीटर जा रहे हैं वो कौन दे रहा है? मैप दे रहा है। वो तो ऑटो आ रहे हैं ना, वो तो मैप दे रहा है। समझ रहे हो? मतलब यहां पे सही है, इसको मुझे अब फंक्शन देना है। अब इसके जो तीन पैरामीटर होते हैं कौन कौन से? एलिमेंट, फिर इंडेक्स, और फिर अरे। अब ये जो फंक्शन, ये मैंने यहां पे सिर्फ लिखना है मैप फंक्शन। तो क्या मैं इसके पैरामीटर इसको दे रहा हूं? तो इसको ये वन कौन दे रहा है एलिमेंट में? मैप। इसको इंडेक्स कौन दे रहा है? मैप। इसको अरे कौन दे रहा है? मैप। तो जब मैं यहां पे लिख रहा हूं न्यू प्रॉमिस ए सिंक, तो अगर इसको दो पैरामीटर आ रहे हैं, ये कौन देगा? प्रॉमिस। सही है। आपने समझ लिया था, कोड करना बड़ा आसान है। तो जो है ना, पहले दिन आप भी सोच रहे होंगे, पहले दिन जब हम आए थे, नए नए मतलब बहारें दिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, ये है वो है। तो इसी तरह जब मस्जिद में पहले दिन जाओ, मौलवी खुतबा दे, तो वो जन्नत की बातें करते हैं, जन्नत ये है, जन्नत वो है, इसमें है वो है, हूरें होंगी, 70 होंगी, ये होगा वो होगा, इतनी खूबसूरत वो होगा, मतलब पूरा माइंड बना लेते हैं। सही है। फिर बाद में दोज़ख की बातें शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो? तो ये वही चीजें हैं कि पहले आपको हमने माहौल बना दिया कि ये चीजें होंगी भाई, लेकिन उसको अचीव करने के लिए, यानी कि जन्नत को अचीव करने के लिए बड़े माइलस्टोन हैं। इसी तरह कोडिंग के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए बड़े माइलस्टोन से गुजरना है, दो बड़ी परेशानियों से गुजर के जो है ना वो सुकून लेना है। तो इतना आसान हो तो सारे ना कर लें, फिर हर बंदा करके बैठा हो। समझ लो? तो लेकिन मेहनत कर सकते हैं। सही है। तो अभी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे जो कुछ भी आज हमने सीखा है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।